इसे दर्जनों बच्चियों के इस्तेहसाल के बदले जो सजा मिली वो एक 9 से 5 की नौकरी थी। उसने कहा मुझे पीछे हटने यानी बैक ऑफ करने का कहा गया था कि उसके पास इतनी हसास मालूमात थी कि वो पूरे सिस्टम को गिरा सकता था। उसने निजाम को ब्लैकमेल किया और निजाम डर गया, लेकिन दुनिया को ये अंदाजा नहीं था कि वो अदालत तक ही नहीं पहुंच पाएगा। सुबह के 6:30 पर जेफरी एप्स्टेन अपने सेल में मुर्दा पाया जाता है। पर्दे के पीछे एक फोन कॉल गूंजती है और इंसाफ का धारा उल्टा बहना शुरू हो जाता है। 31 जुलाई 2018 के एक ईमेल में एप्स्टेन ने इमरान खान को रूसी सदर पुतिन, तुर्की के सदर उर्दवान, आयतुल्लाह खमेनी या चीनी सदर शी जिनपिंग से भी एक बड़ा खतरा करार दिया। ये साल 2008 है। अमेरिका का अमीर तरीन साहिल पाम बीच, फ्लोरिडा। बज़ाहिर ये जन्नत का एक टुकड़ा है, लेकिन इस चमकती हुई सतह के नीचे एक तारीख राज पनप रहा था। इस साल पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट और FBI के पास शवाहिद का एक पहाड़ था। दर्जनों लड़कियां जिनमें कुछ की उम्र 10 साल से भी कम थी, वो सब एक ही कहानी सुना रही थी और एक ही शख्स का नाम ले रही थी, जेफरी एप्स्टेन। ये एक स्लैम डंक केस था, यानी पुलिस की यकीनी जीत। FBI एप्स्टेन पर फेडरल इल्ज़ामात के तहत फर्द जुर्म आयद करने वाली थी। ये इल्ज़ामात बुनियादी तौर पर नाबालिग लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुतल्लिक थे। सबसे संगीन इल्ज़ाम ये था कि एप्स्टेन ने एक वसी नेटवर्क बना रखा था, जिसके ज़रिए वो नाबालिग लड़कियों जिनमें से कुछ की उम्र 10 साल से भी कम होती थी, अपने घरों यानी फ्लोरिडा या न्यूयॉर्क वगैरह में बुलाता और इनका जिनसी इस्तेहसाल करता। पुलिस के पास ये सबूत भी थे कि एप्स्टेन एक पिरामिड स्कीम की तरह काम कर रहा था। वो एक मुतासरा लड़की को पैसे देता और उसे मजबूर करता था कि वो मज़ीद नई और कम उम्र लड़कियों को ढूंढ कर लाए। इसी तरह दर्जनों लड़कियां इस जाल में फंस गईं। FBI के पास ये सबूत भी थे कि एप्स्टेन इन लड़कियों को अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों और बैनुल-अक़वामी सरहदों के पार लेकर जाता है, जो कि एक संगीन फेडरल क्राइम है। दर्जनों लड़कियों के बयानात एक दूसरे से मुमासलत रखते थे और पुलिस को एप्स्टेन के घर से वो शवाहिद जैसे कि फ़ोन नंबर्स और नामों की डायरियाँ मिली थीं जो लड़कियों की कहानियों की तस्दीक करते थे। ये इल्ज़ामात इतने संगीन थे कि सज़ा सिर्फ एक हो सकती थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद। जेफरी एप्स्टेन की दुनिया ख़त्म होने वाली थी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। FBI जिसने महीनों इस केस पर काम किया था, उसे केस से हटा दिया जाता है। पर्दे के पीछे एक फ़ोन कॉल गूंजती है, एक खुफिया मीटिंग होती है और इंसाफ का धारा उल्टा बहना शुरू हो जाता है। उम्र कैद की बजाय जेफरी एप्स्टेन को एक मुआहदा पेश किया जाता है, जिसे तारीख स्वीट हार्ट डील के नाम से जानती है। ज़रा उस सज़ा का तसव्वुर करें। वो हर सुबह जेल से निकलता, अपनी प्राइवेट गाड़ी में अपने दफ्तर जाता, 12 घंटे काम करता और रात को सोने के लिए जेल में वापस आ जाता। इसे दर्जनों बच्चियों के इस्तेहसाल के बदले जो सज़ा मिली वो एक 9 से 5 की नौकरी थी। एक शख्स जिसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत थे, वो उम्र कैद से कैसे बच गया? ये 2008 का मुआहदा सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं थी, ये एक ऐलान था कि जेफरी एप्स्टेन अनटचेबल है। इस मुआहदे का सबसे ख़तरनाक हिस्सा था नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। इस शिक ने ना सिर्फ एप्स्टेन को बचाया, बल्कि उसने एप्स्टेन के साथ 4 नामजद शरीक मुलज़िमों को भी मुकम्मल कानूनी इस्तिस्ना यानी इम्यूनिटी दे दी। इसका मतलब ये था कि एप्स्टेन के साथ इस जुर्म में जो भी ताकतवर शख्स मुलविस था, वो सब बच गए। ये मुआहदा उस वक़्त के सबसे बड़े फेडरल प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर अकोस्टा ने किया था। अकोस्टा ने यह मुआहदा खुफिया तौर पर किया, मुतासरीन को बताए बगैर और मुकामी पुलिस को अंधेरे में रखकर। सालों बाद जब अकोस्टा से यह पूछा गया कि उसने ये नाकाबिले यकीन मुआहदा क्यों किया था, तो उसने एक चौंका देने वाला जवाब दिया। उसने कहा, मुझे पीछे हटने यानी बैक ऑफ करने का कहा गया था। उसे बताया गया कि एप्स्टेन का ताल्लुक इंटेलिजेंस से है और मुझे ये भी कहा गया
कि ये केस मेरी सतह से ऊपर का है, मीन्स इट्स अबव माई पे स्केल। यहाँ एक मंतकी सवाल पैदा होता है, क्या एप्स्टन ने 2008 में ही अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल कर लिया था? क्या उसने अमेरिकी महकमा इंसाफ को वो ब्लैकमेल मवाद दिखा दिया था जो उसने अपने जजीरे पर रिकॉर्ड किया था? क्या उसने धमकी दी कि अगर मैं जेल गया तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा? अलेक्जेंडर अकोस्टा का ये कहना कि वो इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखता है अब ज़्यादा मानीखेज लगता है। शायद इंटेलिजेंस का मतलब ये था कि उसके पास इतनी हसास मालूमात थीं कि वो पूरे सिस्टम को गिरा सकता था। उसने निज़ाम को ब्लैकमेल किया और निज़ाम डर गया। लेकिन वो ये सब मवाद किसके लिए रिकॉर्ड कर रहा था? वो दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात को किन कामों के लिए ब्लैकमेल करता था? इसका जवाब कुछ वाज़ेह तो नहीं, लेकिन माहिरीन का एक बड़ा तबका ये मानता है कि वो असल में मोसाद के लिए काम करता था। अमेरिका में इसराइली लॉबी का इतना ज़्यादा असर रसूख रखना और अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद इसराइल के हर तरह के इंसानी जुराइम को डिफेंड करना, ये सब उस जजीरे पर होने वाले वाक़यात से जुड़ा हुआ था। 2008 का ये मुआहदा एप्स्टेन की सबसे बड़ी जीत थी। इसने उसे अगले 10 साल तक अपना खौफनाक नेटवर्क जारी रखने का लाइसेंस दे दिया था। लेकिन इसने एक ऐसी आग जला दी थी जो बुझी नहीं थी। मुतासरीन खामोश नहीं हुए और 11 साल बाद जब न्यूयॉर्क में एक नई प्रोसिक्यूटर ने इस केस को दोबारा खोला तो ये अनटचेबल आखिरकार गिरफ्त में आ गया। लेकिन क्या ये कहानी का इख्तिताम था या सिर्फ एक और धोखे की शुरुआत? 2008 की स्वीट हार्ट डील ने जेफरी एप्स्टेन को 11 साल तक बचाए रखा, लेकिन 2019 में जब इसे दोबारा गिरफ्तार किया तो हालात बदल चुके थे। इस बार कोई डील नहीं थी। इस बार इसे न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में कैद करके रखा गया। ये जेल अमेरिका की सबसे बदनाम ज़माना और मुबैना तौर पर सबसे महफूज फेडरल प्रिजन्स में से एक समझी जाती है। इसे नाकाबिले फ़रार भी कहा जाता है। यहाँ अमेरिका का सबसे महफूज कैदी मौजूद था, वो शख्स जिसके पास अमेरिका के ताकतवर तरीन लोगों के राज थे। एप्स्टेन जानता था कि इस बार वो नहीं बचेगा, लेकिन दुनिया को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो अदालत तक ही नहीं पहुँच पाएगा। अगस्त के अवाइल में एप्स्टेन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद उसे एक सख्त सुसाइड वॉच पर रखा गया। यानी जेल के प्रोटोकॉल के मुताबिक उस पर 24 घंटे नज़र रखी जाती थी और उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। लेकिन फिर उसकी मौत से कुछ दिन पहले उसे पुरस्कार तौर पर इस वॉच से हटा दिया गया। और फिर 10 अगस्त 2019 की सुबह आती है। सुबह के 6:30 पर जेफरी एप्स्टेन अपने सेल में मुर्दा पाया जाता है। सरकारी वजह खुदकुशी, फांसी लगाकर। केस बंद नहीं, यहीं से असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि उस रात की तफसीलात इतनी नाकाबिल यकीन है कि वो हकीकत से ज़्यादा किसी हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट लगती हैं। यह सिर्फ एक कैदी की मौत नहीं थी, ये एक पैगाम था। दुनिया के सबसे बड़े और तारीख तरीन राजों के संदूक को हमेशा के लिए ताला लगाने का एक तरीका था। आइए ज़रा उस रात के इत्तफाकात का जायज़ा लेते हैं जिन्होंने दुनिया को एप्स्टेन ने खुदकुशी नहीं की कहने पर मजबूर कर दिया। पहला इत्तफाक ये था कि उस रात उसके गार्ड्स सो गए थे। वो दोनों गार्ड्स जिन्हें एप्स्टेन के सेल पर 30 मिनट बाद चक्कर लगाने का हुक्म था, वो गलती से सो गए थे और सिर्फ सोए नहीं थे, सारी रात सोते रहे थे। बाद की तहकीकात से पता चला कि वो अपने डेस्क पर इंटरनेट इस्तेमाल करते रहे थे। उन्होंने अपनी ड्यूटी लॉग्स में झूठा इंदराज किया था कि वो चक्कर लगा रहे थे। दूसरा इत्तफाक ये था कि एप्स्टेन के सेल के ऐन बाहर लगे दोनों सिक्योरिटी कैमरे इत्तफाकी तौर पर ख़राब पाए गए। अमेरिका की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में सबसे हाई प्रोफाइल कैदी के सेल के बाहर कैमरे ऐन उसी रात काम करना छोड़ गए थे जिस रात वो मरने वाला था। और तीसरा कोइंसिडेंट ये था कि एप्स्टेन का सेलमेट हटा दिया गया था। एप्स्टेन की पहली खुदकुशी की कोशिश के बाद
उसे एक सेलमेट के साथ रखा गया था ताकि वो अकेला ना रहे। एप्स्टाइन जो ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम था, उसे जानबूझकर अकेला छोड़ दिया गया था, जो कि जेल के प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जी थी। लेकिन सबसे चौंका देने वाला सबूत, जो किसी इत्तेफाक से कम नहीं था, वो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छुपा हुआ था। ये सबूत था हाइड बोन का टूटना। ये गले की एक छोटी शक्ल की हड्डी होती है। फोरेंसिक माहिरीन के मुताबिक ये हड्डी फांसी के वक्त टूट सकती है, लेकिन ऐसा शाज़ो नादर ही होता है। लेकिन जब किसी का गला गोंदा जाता है तो ये हड्डी तकरीबन हमेशा टूट जाती है। एप्स्टाइन के ख़ानदान ने एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बॉर्डन की खिदमत हासिल की, जिन्होंने लाश का मुआयना करने के बाद वाज़े तौर पर कहा कि एप्स्टाइन की चोटें खुदकुशी से ज़्यादा गला घोंटकर कत्ल करने से मुताबिकत रखती हैं। तो अगर उसने खुदकुशी नहीं की तो उसे किसने मरवाया? क्या ये वही ताकतवर लोग थे जिनके नाम उसकी लिस्ट में थे? क्या ये सदूर शहजादे और सीईओज़ थे जो डर गए थे कि एप्स्टाइन अपनी जान बचाने के लिए उनके राज ना उगल दे? या क्या ये इंटेलिजेंस एजेंसियां थीं जो अपने सबसे बड़े असासे को एक ख़तरा समझते हुए हमेशा के लिए खामोश करवाना चाहती थीं? शायद हम कभी न जान सकेंगे कि उस रात असल में उस सेल में क्या हुआ। लेकिन एक बात वाज़ेह है, जेफरी एप्स्टाइन की मौत बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की तरह एक मुअम्मा है जो सीधा इक़्तिदार के आला तरीन और तारीक तरीन ऐवानों तक जाता है। एप्स्टाइन मर चुका है, लेकिन लिस्ट ज़िंदा है। वो कौन से नाम हैं जो आज भी इस खौफनाक नेटवर्क के साए में इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं? और क्या ये लिस्ट कभी सामने आएगी? 2021 में न्यूयॉर्क की सर्द-तरीन रातों में एक अदालत के बाहर कैमरों का हजूम था, लेकिन अदालत के अंदर एक गहरी खामोशी। कटहरे में गैज़लीन मैक्सवेल खड़ी थी। इस पर मुकदमा सिर्फ एप्स्टाइन के जुराइम का नहीं था, बल्कि इस पूरे सिस्टम के खिलाफ था जिसे ये दोनों दहाइयों तक चलाते रहे। वो औरत जिस पर इल्ज़ाम था कि वो लड़कियां भर्ती करती थी, लाती थी, उन्हें ट्रेन करती थी, अब पूरी दुनिया इसके चेहरे को देख रही थी, जैसे वो किसी लम्हे कोई बड़ा राज खोलेगी। क्या वो इन नामों का पर्दा उठाएगी जिनका जिक्र बरसों से अफवाहों और मीडिया की रिपोर्टों में गर्दिश करता रहा? लेकिन जब फैसला आया तो मैक्सवेल ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उसने अपने 20 साल कैद के फैसले को कबूल कर लिया, मगर किसी एक भी ताकतवर शख्सियत का नाम नहीं लिया। उसकी खामोशी ने राज को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे और गहरा कर दिया। मगर राज हमेशा बंद नहीं रहते। 2024 के आगाज़ में एक और दरवाज़ा खुला। अमेरिकी जज लोरेटा प्रेस्का ने हुक्म दिया कि जेफरी एप्स्टाइन के केस के मुतल्लिक हज़ारों सफ़हात के दस्तावेज़ को अनसील किया जाए, जिनका दुनिया बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अदालत के रिकॉर्ड, गवाहों के बयानात और तहकीकात के नोट्स, ईमेल्स और स्केजुअल्स, सब कुछ मंजर-ए-आम पर आने लगा। इन दस्तावेज़ात ने पुराने नामों को दोबारा ज़िंदा कर दिया। फ़्लाइट लॉग्स और अदालती कागजात ने तस्दीक की कि साबिक़ सदर बिल क्लिंटन और शहज़ादा एंड्रयू का जिक्र महज अफवाह नहीं था, ये रिकॉर्ड का हिस्सा था। एक और नाम जिसने दुनिया को हैरान कर दिया वो मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो एप्स्टाइन की जानिब से स्पॉन्सर किए गए एक साइंसी इवेंट में जजीरे पर गया था। अगरचे इस पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम साबित नहीं होता, लेकिन ये इस बात का सबूत था कि एप्स्टाइन का जाल सिर्फ अयाशी तक महदूद नहीं था, वो दुनिया के ज़हीन तरीन दिमागों तक रसाई रखता था। लेकिन इन फाइलों का सबसे अहम और शायद सबसे ख़तरनाक हिस्सा वो नहीं था जो अखबारात की सुर्खियों में लगा। वो हिस्सा था बैंकिंग नेटवर्क। एप्स्टाइन के जुराइम का मरकज़ नाम नहीं थे, वो सिस्टम था जिसने उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया और पैसा दिया। 2023 में ये मामला अदालत में पहुंचा कि अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज़ के एग्जेक्टिव्स और एप्स्टाइन के दरमियान गहरे ताल्लुकात थे। ईमेल से साबित हुआ कि बैंकिंग के आला ओहदेदारान ये जानते थे कि एप्स्टाइन क्या कर रहा है। उसके अकाउंट से मशकूक अदायगियाँ हो रही हैं, मगर उसे रोकने के बजाय उन्होंने इसके साथ कारोबार जारी रखा, क्योंकि एप्स्टाइन उनके लिए सिर्फ एक क्लाइंट नहीं था, वो एक सोने की कान था। ये ईमेल्स इस तल्ख हकीकत पर रोशनी डालती हैं कि एप्स्टाइन तन्हा नहीं था, वो एक मालियाती, सियासी और समाजी नेटवर्क का हिस्सा था
जो उससे फ़ायदा उठाता था। अमेरिकन हाउस ओवरसाइट कमेटी ने जेफरी एप्स्टाइन की 20,000 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात का एक नया और धमाका खेज़ मजमूआ जारी कर दिया। ये सिर्फ पुराने इल्ज़ामात का यादा नहीं था, ये वो ईमेल्स और निजी पैगामात थे जो एप्स्टाइन ने अपनी मौत से पहले दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को भेजे थे। इन फाइलों ने पर्दा उठाया कि एप्स्टाइन सिर्फ एक जिनसी मुजरम नहीं था, वो एक सियासी शतरंज का खिलाड़ी था। वो व्हाइट हाउस से लेके क्रेमलिन तक अपनी चालें चल रहा था। इन फाइलों में सबसे ज़्यादा बहस एप्स्टाइन और सहाफ़ी माइकल वोल्फ के दरमियान ईमेल्स पर हुई। 2011 में एप्स्टाइन ने अपनी साथी गैज़लिन मैक्सवेल को लिखा, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि वो कुत्ता जो नहीं भौंकता वो ट्रंप है। वर्जीनिया ने मेरे घर पर इसके साथ घंटों गुजारे हैं, लेकिन उसका नाम कभी नहीं लिया गया। फिर 2019 में अपनी गिरफ्तारी से कुछ अरसा कबल एप्स्टाइन ने वुल्फ को लिखा कि ट्रंप लड़कियों के बारे में जानता था, क्योंकि उसने गैज़लिन को ये सब रोकने का कहा था। ये अल्फाज मुबहम थे, लेकिन उनका पैगाम वाज़ेह था कि एप्स्टाइन के पास ट्रंप के बारे में मालूमात थीं और वो उन्हें अपनी इंश्योरेंस के तौर पर इस्तेमाल करने का सोच रहा था। माइकल वोल्फ ने एप्स्टाइन को मशवरा दिया कि वो ट्रंप को खुद फांसी लगा दे या फिर इन मालूमात का इस्तेमाल करके उसे फिनिश कर दे। लेकिन यह जाल सिर्फ ट्रंप तक महदूद नहीं था। फाइलों ने साबित किया कि एप्स्टाइन की रसाई अमेरिकी सियासत के दोनों अतराफ पर थी, यानी रिपब्लिकन्स की तरफ भी और डेमोक्रेट्स की तरफ भी। साबिक ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर्स और एप्स्टाइन के दरमियान दर्जनों ईमेल सामने आई। वो एक साथ डिनर करते, आलमी मईशत पर बात करते और ट्रंप का मजाक उड़ाते। एप्स्टाइन ने लैरी को लिखा कि ट्रंप पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। और फिर कैथरीन रमलर, जो सदर ओबामा की व्हाइट हाउस की कौंसल थी, ये ईमेल्स बताती हैं कि एप्स्टाइन के इनके साथ गहरे ताल्लुकात थे। 2018 में एप्स्टाइन ने उन्हें लिखा कि देखो, मैं जानता हूं कि ट्रंप कितना डर्टी है। ये वो लोग थे जो अमेरिका का कानून और मईशत चला रहे थे, और वो सब ना सिर्फ एक पेडोफाइल के साथ राब्ते में थे, बल्कि उससे मशवरे भी लेते थे। लेकिन इन 20,000 सफ़हात में छुपी सबसे खौफनाक हकीकत वो थी जिसने एप्स्टाइन के जासूस होने के नज़रिए पर मोहर सबत कर दी। लीक होने वाली ईमेल्स ने इंकशाफ किया कि जेफरी एप्स्टाइन इसराइल और रूस के दरमियान एक बैक चैनल के तौर पर काम कर रहा था। 2013 और 2016 के दरमियान जब शाम में खाना जंगी अरूज पर थी, एप्स्टाइन ने इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म एहूद बाराक और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान खुफिया मुलाकातों का बंदोबस्त किया। और एप्स्टाइन सिर्फ मुलाकातें नहीं करवा रहा था, वो हिकमत अमली बना रहा था। ईमेल्स दिखाती हैं कि किस तरह एप्स्टाइन एहूद बाराक को हदायत दे रहा था कि पुतिन से कौन सी बात करनी है और कैसे बात करनी है। वो इसराइल के लिए शाम में बशार अल-असद को हटाने और ईरान के असर व रसूख को कम करने के लिए रूसी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ज़रा सोचें, एक अमेरिकन फाइनेंसर जिस पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल का मुकदमा चल रहा था, वो 2 एटमी ताकतों और मशरक़ वुस्ता की जंग के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा था। वो पुतिन के मुशीरों से मिल रहा था। वो स्टीव बैनन को यूरोप में आलमी रहनुमाओं से मिलवाने की पेशकश कर रहा था, और वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ तोहाइफ का तबादला कर रहा था। वो अपने ईमेल्स में खुलकर पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत कर रहा था। 2018 में पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी की जीत के चंद दिन बाद जेफरी एप्स्टाइन ने उन्हें अपनी एक ईमेल में अमन के लिए बड़ा खतरा करार दिया। 31 जुलाई 2018 के एक ईमेल में एप्स्टाइन ने इमरान खान को रूसी सदर पुतिन, तुर्की के सदर उर्दवान, आयतुल्लाह खमेनी या चीनी सदर शी जिनपिंग से भी एक बड़ा खतरा करार दिया। जब उसके साथी ने पूछा वो क्रिकेट का खिलाड़ी वो इन इस्लाम पसंदों से कैसे बदतर हो गया, तो एप्स्टाइन ने जवाब दिया वो बहुत पक्का इस्लामिस्ट है, तुम नहीं जानते। एप्स्टाइन ने यह भी दावा किया कि इमरान खान के पास बहुत से जौहरी हथियार हैं और वो एक सुपर वेल्दी टेक ओवर गाय है। ये इंकशाफात इस बात का हतमी सबूत है कि एप्स्टाइन का ब्लैकमेलिंग ऑपरेशन सिर्फ ज़ाती तस्कीन के लिए नहीं था, वो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था।
اس نے طاقتور لوگوں کے راز اس لیے اکٹھے نہیں کیے تھے کہ وہ امیر بن سکے، اس نے یہ راز اس لیے اکٹھے کیے تھے تاکہ وہ عالمی سیاست کا رخ اسرائیل کے حق میں موڑ سکے۔ آج ایپسٹن مر چکا ہے، گیزلین میکسویل جیل میں ہے، لیکن یہ 2025 کی فائلیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ سسٹم جس نے انہیں بنایا وہ آج بھی وہیں موجود ہے۔ بینکوں نے انہیں پیسہ دیا، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انہیں تحفظ دیا اور سیاستدانوں نے انہیں رسائی دی۔ فائلوں نے ہمیں نام تو دیے، ٹرمپ، کلنٹن، سمرز، پیوٹن، براک، لیکن انصاف نہیں۔ وہ آج بھی ان ہزاروں صفحات کے نیچے دفن ہے۔ جیفری ایپسٹن ایک درندہ تھا، لیکن وہ ایک آئینہ بھی تھا، اور جب ہم ان فائلوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس آئینے میں اس دنیا کا اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں قانون صرف کمزوروں کے لیے ہے، اور جہاں طاقتور لوگ اپنے رازوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ان ٹچیبل رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام آگے آنے والی ویڈیوز تواتر کے ساتھ ملتے رہیں۔ شکریہ۔